नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा अध्याय 16 जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए हम डिपेंडेंट हैं यूनाइटेड नेशन पर। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे, जब हम वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट टाइम क्या कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कहा है, यूनाइटेड नेशन का ये सर्वे है। तो एक ऐसा सर्वे है जहां पर ये कुछ लोग होते हैं जो ओवरऑल सारी चीजों को देखते हैं। आइए आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ यूनाइटेड नेशन के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 16। आपके अध्याय नंबर 16 का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, द यूनाइटेड नेशंस। आप लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का तो नाम सुना ही होगा। इस अध्याय में बच्चों हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज के मशीनी युग में मशीनों के प्रयोग ने हमारे जीवन को बहुत ज्यादा आरामदायक बना दिया है, ठीक है। किंतु इन्हीं मशीनों के कारण विश्व के कुछ देश बहुत धनी तो कुछ बहुत गरीब हो गए। यूरोप के संपन्न औद्योगिक देशों ने एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण करने की कोशिश की। इसका कारण विश्व के देशों में परस्पर विरोध की भावना उत्पन्न हुई और वो एक दूसरे से युद्ध करने लगे। प्रारंभ में छोटे छोटे युद्ध हुए, लेकिन आगे चलकर यही युद्ध विश्व युद्ध में बदल गए। परिणाम स्वरूप 2 विश्व युद्ध हुए। देखिए बच्चों, मशीनी युग आया हमारे पूरे विश्व पटल पे। इस मशीनी युग ने हमारे पूरे विश्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो इसका असर ये होता है कि जो हमारा एशिया महाद्वीप, हमारा अफ्रीका महाद्वीप था, इसका शोषण होने लगा। और इसका शोषण किसी और ने नहीं, आपके यूरोप महाद्वीप ने किया। तो यूरोप के जितने भी देश थे, इन लोगों ने हमारे एशिया और अफ्रीका के देशों को शोषित करना शुरू किया। तो जिसकी वजह से असर ये होता है कि अफ्रीका के जो देश थे वो संपन्न होते चले गए और हमारे एशिया और हमारे अफ्रीका के देश गरीब होते चले गए, ठीक है। तो क्या होता है, शुरुआत में इन लोगों के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयां होती है, सबको अपने हक के लिए लड़ना है। तो इन देशों ने भी अपनी आवाज उठाई, अपने हक की आवाज उठाई। तो धीरे धीरे शुरुआत में तो छोटे छोटे युद्ध होते थे, पर बाद में चलकर इन्होंने बहुत बड़े विश्व युद्ध का रूप ले लिया। इसी कारण से हमारे विश्व को बहुत ही बुरा, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो बर्बर 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से सन 1918 तक चला था, ठीक है। इस युद्ध में हजारों निर्दोष पुरुष, स्त्री और बच्चे मारे गए। संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ। अभी लगभग 20 वर्ष गुजरे होंगे कि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो बच्चों, जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक चला। इसमें हजारों मासूम लोग मारे गए थे, ठीक है। अभी 20 साल भी नहीं बीता था कि हमारे विश्व को फिर से दूसरा आघात मिलता है दूसरे विश्व युद्ध के तौर पर, ठीक है। यह सन 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। यह युद्ध बहुत अधिक विनाशकारी था क्योंकि इस समय तक विश्व के देशों ने युद्ध प्रणाली अधिक विकसित कर ली थी। अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। देखिए बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें हजारों लोग तो मारे गए थे, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये आपका 1939 से 1945 तक चला। बच्चों, ये दूसरा वाला ज्यादा विनाशकारी था। क्यों विनाशकारी था? क्योंकि इतने साल का बीच में गैप आ गया था। तो इतने सालों में हमारा जो विश्व था ना, वो 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। और तब तक देशों ने अपने पास तकनीक बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था, ठीक है। और इसके नतीजे के तौर पर हमें ये देखने को मिलता है कि अमेरिका ने क्या हरकत की विश्व युद्ध के दौरान। जापान के 2 सबसे प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा दिया यहाँ पे, ठीक है। एटम बम गिरने की वजह से ये दोनों शहर पूरे तरीके से बर्बाद हो गए, ठीक है। ये देखिए, ये आपके प्रथम विश्व युद्ध का एक चित्र है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरे विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर महान नेताओं को विश्व में ऐसे शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव हुई जो भविष्य में विश्व युद्ध रोकने, विश्व के लोगों को हर तरह के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा विश्व के लोगों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करने जैसे कार्य कर सके। इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध का इतना ज्यादा घातक चेहरा सामने आता है, तब जो विश्व के महान लोग थे उन्हें यह महसूस होता है कि
आगे चल के भविष्य में फिर से ऐसा कोई भीषण युद्ध ना छिड़ जाए, इसीलिए हमें एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जो इतना ज्यादा मजबूत हो कि जिसकी बात विश्व के हर देश को माननी पड़े। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कैसे हुआ। राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध 1930 जो 1939 से 45 तक हुआ था, इसको रोकने में तो विफल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध की अपेक्षा बहुत अधिक विनाश हुआ। सभी राष्ट्रों ने सोचा कि विश्व एक और युद्ध वहन नहीं कर सकता। ये संसार में अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए अनेक देशों को एक साथ लाया गया। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वव्यापी शांति और सद्भाव को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ गठन किया गया। यह नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के 23वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट द्वारा रखा गया। निम्नलिखित उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित किए गए। यही है यहाँ का फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। देखिए बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो विश्व के महान नेता ये तय करते हैं कि हमें एक शक्तिशाली संगठन बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो विश्व है यह फिर से कोई और विश्व युद्ध को सहन करने की शक्ति अब नहीं रखता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। बच्चों, यूनाइटेड नेशन आपका बना था 24 अक्टूबर 1949 को, और इसका नाम यूनाइटेड नेशन पड़ा था क्योंकि इसका नामकरण किया था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के काम क्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र के काम क्या होंगे, ये चार्टर में आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र बनाया क्यों गया था, कौन कौन से उद्देश्य थे उसके। तो पहला है बच्चों, विश्व में शांति बनाए रखना और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, तो पूरे विश्व पटल पे शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये पहला उसका था। ठीक है, ये पहला इसका उद्देश्य है। बच्चों फिर दूसरा उद्देश्य ये है कि जितने भी सदस्य राज्य हैं, ठीक है, उनमें विवादों को आप शांति से निपटाएंगे। कोई भी विवाद हुआ हो राज्यों में, आप उनको शांति से निपटाएंगे। ठीक है, सभी राष्ट्रों के लिए समान अधिकार सुरक्षित करना, ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, राष्ट्रों के बीच में बच्चों मित्रता का संबंध विकसित करना, इसके बाद विश्व के लोगों के लिए मानवीय अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर देखिए बच्चों और क्या होता है, सभी देशों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। अब बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, तो ये रहे कुछ उसके सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, कोई भी उद्देश्य बना लीजिए, जब तक आपका सिद्धांत निश्चित नहीं होगा आप उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सिद्धांत बनाए गए ताकि वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो वो कौन कौन से थे, सभी सदस्य देश अपने विवाद शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएंगे, वो अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। ठीक है, सभी सदस्य देश प्रभु सत्ता संपन्न और समान है तथा इन्हें दूसरे देशों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, सदस्य देशों को बल प्रयोग या धमकी देने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, इस संगठन की हर गतिविधि में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए मानव अधिकारों की घोषणा। तो कौन कौन से मानव के अधिकार थे जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने किया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की एक सूची तैयार की जिसे मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा कहा गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों हर मानव अधिकारों की एक सूची है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, घोषित किया है। ठीक है, तो कौन कौन से वो हम मानवों के अधिकार है, तो देख लीजिए बच्चों यही है। देखिए हर देश के हर नागरिक को स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है। ठीक है, फिर है कानून के सामने समानता, ये कोई महत्व नहीं रखता धनी है कि आप गरीब हैं, आप जो भी हैं आप कानून की नजर में एक हैं। भाषण और लेखन की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद बच्चों और एक कि धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और रोजगार का अधिकार हमें मिलेगा। धर्म या लिंग के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समान कार्य करने के लिए हमें समान वेतन भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, देखिए ये अधिकार प्रत्येक मानव की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, क्योंकि ये सब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं बच्चों, इनमें से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को मूर्त रूप देने के कार्य में लगा हुआ है। तो बच्चों देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ये मेक श्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि ये सारी चीजें हर देश में निभाई जाएं। ठीक है, भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य देश है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम 50 राष्ट्रों में से हमारा भारत देश एक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं।
तो देखिए बच्चों, यूरोप के संपन्न औद्योगिक देशों ने एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण करने का प्रयास किया था, जिसका अंजाम यह हुआ पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। फिर बच्चों, विश्व में शांति और सुरक्षा की दृष्टि से 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने ये भी पढ़ा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, विभिन्न देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग को स्थापित करना। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ सिद्धांत और मानव अधिकार बनाए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इसके सारे अभ्यास कार्य को पूरा करना है। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने, ये था आपका यूनाइटेड नेशन। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है कि आप ये जाने कि यूनाइटेड नेशन की क्या लिमिट्स हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि यूनाइटेड नेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो कभी उनसे एक्सटेंड कर जाते हैं, क्योंकि इससे अगर क्या होगा बच्चों, अगर ऐसा ही होता रहा तो जो अपने देश की एक यूनिक आइडेंटिटी है उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। बाकी आपको ये देखना है कि जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वैलिड और बहुत ज्यादा मतलब रिसर्च करने के बाद हमें मिलती है। तो आई होप सो आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ।